रिवाइज हो चुके हैं। पहला लॉ ऑफ डेफिनेट कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नाउ द फोर्थ लॉ इज गे-लुसाक लॉ एंड फिफ्थ इज एवोगैड्रो। चौथा और पांचवा लॉ इंटर रिलेटेड है एक तरीके से, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे तो जल्दी समझ में आएंगे। तो दोनों लॉ पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर रिलेशन आपको अपने आप क्लियर होगा। पहला लॉ हमारा ऑर्डर में जो है वो ये है, गे-लुसाक लॉ। बेटा गे-लुसाक लॉ क्या कहता है बच्चों? इस लॉ का एक और नाम है लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन बाय वॉल्यूम। तो ये दिमाग में रखोगे तो जल्दी समझ में आएगा। लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन बाय वॉल्यूम, ठीक है। और ये लॉ सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए है। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस। ये लॉ सिर्फ और सिर्फ गैसेस पे एप्लीकेबल होता है और लिक्विड या सॉलिड पे नहीं है। ये लिक्विड की वजह से बच्चों को देर में समझ में आता है। ये लॉ सिर्फ और सिर्फ गैसेस का है, लिक्विड या सॉलिड का नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। पहला पॉइंट मैं यहां से शुरू करूंगा। लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है? बेटा इस लॉ का ये कहना है कि अगर आपको सपोज HCl बनाना है गैस में, और HCl की जो बैलेंस इक्वेशन है वो ये है H2 + Cl2। ये HCl की बैलेंस इक्वेशन है। तो बैलेंस इक्वेशन ये कह रही है कि इसके अगर आपने 1 मोल लिए हैं, इसके 1 लिए हैं, तो ये जो पीछे कोफिशिएंट होते हैं उसे ऊपर लिख लेते हैं हम, तो इसके 2 मोल बनेंगे। या अगर आपको ये जो HCl है, ये सपोज थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूं 2 लीटर बनाना है वॉल्यूम। अगर ये 2 लीटर बनाना है तो 1 लीटर ये वाली गैस लेनी पड़ेगी और 1 लीटर ये वाली गैस लेनी पड़ेगी। दोनों के 1-1 लीटर लेंगे तब ये 2 लीटर गैस बन पाएगी। और ऑल इन तीनों का ही टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। ऐसा ना हो कि टेम्परेचर प्रेशर किसी का भी अलग हो। हाइड्रोजन गैस का, क्लोरीन गैस का और HCl जो बन रही है उसका, तीनों का टेम्परेचर प्रेशर सेम होगा। उस समय अगर आपको 2 लीटर HCl बनाना है तो 1-1 लीटर ही रिएक्ट कराना पड़ेगा, तभी 2 लीटर HCl बनेगा, ठीक है। अब जरा सुनना अगला एग्जाम्पल। यहां से थोड़ा सा धीरे धीरे बच्चों का दिमाग का दही शुरू होता है। अब इसका रायता ना फैले तो समझ में आए। ये लिखा है अमोनिया। हाँ जी, अमोनिया 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 अमोनिया। और ये लिखे हैं इसके 2 कंस्टिट्यूएंट N2 + 3H2, N2 + 3H2। बेटा मोल्स तो बाद में शब्द आया था, ये लॉ उससे पहले का, तो पहले हमें वॉल्यूम्स में बात करनी है। चलिए, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं। तो N2 + 3H2 = 2 NH3 है। ये एक बैलेंस इक्वेशन है। तो ये लॉ क्या कह रहा है? ये लॉ कह रहा है कि अगर अमोनिया के इस बैलेंस इक्वेशन में जो 2 है लिखा है ना, तो 2 लीटर तुम्हें अगर बनाने हैं तो लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन बाय वॉल्यूम, तो बाय वॉल्यूम इसके 3 लीटर लेने पड़ेंगे और बाय वॉल्यूम इसका 1 लीटर लेना पड़ेगा। तो ये लॉ कह रहा है जब भी नाइट्रोजन के 1 लीटर हाइड्रोजन के 3 लीटर से रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया के 2 लीटर बनते हैं। टेम्परेचर एंड प्रेशर मस्ट बी सेम फॉर ऑल दीज 3। कुछ बच्चों को बाउंसर मारेगा, पता है क्यों मारेगा? उनके दिमाग में हमेशा लिक्विड होता है, और लिक्विड होता है तो क्या होता है उनके दिमाग में? वो एक कंटेनर ले लेते हैं अपने दिमाग में, ग्लास, फिर उस ग्लास में वो डालते हैं हाइड्रोजन, फिर डालते हैं नाइट्रोजन, फिर कहते हैं यार हाइड्रोजन 3 लीटर, नाइट्रोजन 1 लीटर, मिला के तो 4 लीटर हो गया। ये क्या कह रहा है? तो यहाँ इस लॉ को और ज्यादा प्रूव किया अवोगाड्रो ने, जो अभी अगला लॉ है उसने और ज्यादा प्रूव किया। लेकिन मैं फिर भी चाह रहा हूं बिना एवोगाड्रो के आपके समझ में आए। क्या समझ में आए? कि जो गैसेस होती है ना, गैसेस, उन गैसेस में इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, गैस का नाम कितना है। सिर्फ इस बात से लेना देना होता है उसके पार्टिकल कितने, या पार्टिकल मतलब मॉलिक्यूल्स या एटम।
तो यहाँ इस गैस के 1 पार्टिकल है, इस गैस के 3 पार्टिकल हैं और इस गैस के 2। तो गारंटेड 1 और 3 पार्टिकल जब रिएक्ट करेंगे तो 2 पार्टिकल्स में चेंज हो जाएंगे, और अगर 2 पार्टिकल्स में चेंज हो गए तो वॉल्यूम भी 2 पार्टिकल के बराबर होगा। मतलब अगर शुरू का इन दोनों का वॉल्यूम मिला के 40 लीटर था, तो जब ये रिएक्शन कर लेंगे तो इसका वॉल्यूम 20 लीटर रह जाएगा। क्यों रह गया वॉल्यूम कम? गैसेस में वॉल्यूम डायरेक्टली एडिटिव नहीं होता, क्योंकि गैसेस में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत होते हैं, तो 2 पार्टिकल के बीच में तीसरा पार्टिकल आ सकता है। तो गैसेस का जो मेन थीम है कि गैस का वॉल्यूम एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे किस चीज पे डिपेंड करता है, तो गैस का वॉल्यूम इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि पार्टिकल का मास कितना है, इस बात पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल का नंबर कितना है, नंबर। ठीक है, तो आपको एक स्पेशल पॉइंट याद रखना है ये ल्यूसेक्स लॉ में कि गैसेस जब भी रिएक्ट करती हैं दे डू सो इन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। मतलब आप मोल्स की जगह, आप मॉलिक्यूल्स की जगह सीधा वॉल्यूम कह सकते हैं। तो अगर कहीं ये रिएक्शन लिखी है, पहले मैं सिंपल पे आऊं, C+O2CO2 ये लिखी है इक्वेशन। तो अगर ये भी गैस है, ये गैस होना चाहिए भैया, हमने कार्बन भी गैस फॉर्म में लिया है, अगर ये गैस है तो इसका 1 लीटर, इसका 1 लीटर रिएक्ट करके इसका भी 1 लीटर ही बनाएगा। ऐसा नहीं है 1 लीटर रिएक्ट करके 2 लीटर बन जाए, 1 लीटर रिएक्ट करके 1 लीटर ही बनाएगा। तो ये अगर कोई गैसियस इक्वेशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ये इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए। और अब अगर इस गैस के 2 लीटर रिएक्ट कर रहे हैं और इस गैस का 1 लीटर रिएक्ट कर रहा है, तो इस गैस के 2 लीटर ही बनेंगे। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि गैसेस के केस में बेटा, गैसेस के केस में अगर ये कंटेनर है, गैस तो पूरे कंटेनर को घेर लेगी, कोई भी गैस। तो अगर मैंने पिस्टन लगा दिया इस कंटेनर में और टेम्परेचर और प्रेशर को एकदम कांस्टेंट मेंटेन करना है, पिस्टन ऊपर नीचे होके टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम मेंटेन कर रहा है, हीट मेंटेन, हीट लॉस कर रहा है। तो ये देखा गया कि ये सपोज मैंने ये व्हाइट कलर के मॉलिक्यूल मान लिए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के हैं, ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के हैं, और लेट सपोज मैंने ये रेड कलर का मॉलिक्यूल मान लिया है ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल थे और ये रेड कलर का ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा कि यहाँ ये ऐसा है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, और कार्बन मोनोऑक्साइड में व्हाइट को कार्बन कह दे रहा हूँ, रेड को ऑक्सीजन कह दे रहा हूँ, व्हाइट को कार्बन, रेड को ऑक्सीजन। ये इनिशियल कंडीशन है। इसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, फिर जुड़ेंगे, तो क्या बनेगा? एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे ये क्लीवेज होगी, ये 2 एटम में टूटेगा, एक एटम यहाँ निकल लेगा, एक एटम यहाँ निकल लेगा। और रिएक्शन के बाद क्या हुआ बेटा? रिएक्शन के बाद इसी कंटेनर में अब क्या दिखा? रिएक्शन के बाद इस कंटेनर में हमें दिखा कि ये कार्बन था और ये कार्बन था, ये 2 कार्बन थे। ठीक है, और ये ऑक्सीजन आई थी, तो ये ऑक्सीजन पहले इसके साथ थी, एक और ऑक्सीजन आ गई, ऐसे इसके साथ एक ऑक्सीजन थी, एक और ऑक्सीजन आ गई। तो शुरू में इस कंटेनर में हमने कितने पार्टिकल बेटा ऐड किए? तो अगर आप ध्यान से गौर फरमाएं तो ये एक पार्टिकल था, ये एक पार्टिकल था, ये एक पार्टिकल, यानी 3 पार्टिकल थे। पिस्टन लगा है, वो टेम्परेचर प्रेशर को मेंटेन कर रहा है। तो अगर हमने टेम्परेचर एंड प्रेशर हर चीज का कांस्टेंट कर दिया, इनिशियल भी और बाद में भी, ठीक है, तो गारंटेड ये जो पिस्टन लगा है ना, इस पिस्टन को थोड़ा सा नीचे आना पड़ जाएगा, ये पिस्टन थोड़ा नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पार्टिकल ज्यादा थे तो वॉल्यूम ज्यादा था, पार्टिकल कम हो गए तो वॉल्यूम भी कम हो गया। और इसीलिए इस लॉ को कहा गया लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन बाय वॉल्यूम। मतलब अगर 2 लीटर CO2 गैस बनानी है तो 1 लीटर CO गैस और 1 लीटर 2 लीटर CO2 गैस बनानी है तो 2 लीटर CO गैस
और 1 लीटर ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा और ये पिस्टन अपने आप नीचे आएगा। बेसिकली इस लॉ को ठीक से एक्सप्लेन जो किया दिमाग में आएगा वो अगले भैया जी ने किया। अगले भैया जी का नाम है अवागैड्रो लॉ। अवागैड्रो ने ये एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि ये जो गे लुसेक साहब है ये कहना क्या चाहते हैं। बेटा सम्यक ये लिक्विड में, ये जो है ना लिक्विड में कब चेंज होते हैं, अब प्रैक्टिकली बात करें कब चेंज होते हैं, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग हो, टेम्परेचर बहुत कम कर दें, प्रेशर बहुत ज्यादा कर दें। ऐसा नहीं है कि N2 और H2 ने रिएक्ट किया तो एक अमोनिया भी गैस है वो बन गई, HCl भी गैस है वो बन गया, हाइड्रोजन क्लोरीन। जब तक हाई प्रेशर लो टेम्परेचर नहीं करेंगे तो लिक्विफाई नहीं होगी। अब जैसे एयर है, एयर में हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, इतना आसान थोड़ी है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाए, रोज पानी बने और फिर वो कंडेंस होकर लिक्विड भी बन जाए, बारिश होती रहे। तो यह हर तरफ रिएक्शन ही होती रहेंगी। कोवलेंट बॉन्ड की रिएक्शन रजनीगंधा 00 नहीं है। कई बच्चे क्या सोचते हैं, लो रजनीगंधा फाड़ा अच्छा 00 फाड़ा अच्छा तंबाकू नहीं होती केमिस्ट्री। आयनिक और कोवलेंट रिएक्शन में अंतर है। आयनिक में हो सकता है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन हो जाए, आप AgNO3 इधर से डालिए, NaCl इधर से डालिए, विद इन नो टाइम AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाए। बट कोवलेंट रिएक्शन इतनी आसान नहीं, तो ये मत सोचिए कि ये लिक्विड में बदल जाएंगे। हाँ, अगर एग्जामिनर ने ये ट्रैप दिया है कि वो लिक्विड बन गया है तो ध्यान रखना लिक्विड वाले सब्सटेंस के लिए गे लुसेक लॉ नहीं लगेगा। ये लुसेक लॉ सिर्फ और सिर्फ गैसेस वाले कंपोनेंट्स के लिए लगेगा, लिक्विड वाले कंपोनेंट के लिए नहीं। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है कि मीथेन का कंबशन करें, CO2 और वाटर बने, और उन्होंने यहाँ पे ये बैलेंस इक्वेशन है, ये सब गैस दे रखे हैं बेटा, ऑल आर गैसेस। अगर ये सारे गैसेस हैं तो ये बात सही है कि इससे 10 लीटर से 20 लीटर ये बनेगा, 10 लीटर ये बनेगा, 20 लीटर ये बनेगा। लेकिन अगर एग्जामिनर ने कह दिया एट STP, ये चालू पंक्ति है उसकी, और STP कैसे ही वो रूम टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो इस टेम्परेचर पे ये गैस नहीं होती, और अगर गैस नहीं होती तो ये वॉल्यूम नहीं आएगा। मतलब ये सिर्फ गैसेस के लिए अप्लाई है, औरों के लिए नहीं है ना। अगर अब हम ये कहें एवोगैड्रो लॉ क्या कहना चाहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। बेटा एवोगैड्रो लॉ बेसिकली ये कह रहा है कि गैसेस में जो भी वॉल्यूम ऑक्युपाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गैस के पार्टिकल या मोल्स कितने। इसी से तो गे लुसेक हमें समझ में आया था। तो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। और ऑब्वियसली टेम्परेचर प्रेशर हमें हर जगह सेम रखना है, यहाँ भी और गे लुसेक में भी। तो एवोगैड्रो लॉ ये कह रहा है इन केस ऑफ गैसेस द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस इज डिपेंडेंट ऑन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल्स ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब प्रेशर और टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट होंगे तो वॉल्यूम और मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, और ये V1/V2 N1/N2 या V1/N1 इक्वल टू V2/N2 जैसे चाहें, ये एवोगैड्रो लॉ आएगा। बताइए ये लुसेक लॉ और एवोगैड्रो लॉ आपको क्लियर है? ये लुसेक प्रांजल क्लियर, सम्यक प्रांजल 2 बच्चों को क्लियर है, खुशबू गंगवार 3, राशिका कुशाग्र 5, प्रगति 6, 7, आशुतोष पलाश 9, ठीक है। और कोई बच्चा बचा है या देखूं? चलिए मैं चेक कर लेता हूँ कौन है जो जवाब नहीं देना चाहता। अदिति, नूपुर कह रहे हैं एवोगैड्रो लॉ को दोबारा बताएं शायद 11, और मीटिंग में है। अदिति दिया था, आशुतोष ने, देव ने, दिव्यंका ने जवाब गायब हो गई। खुशबू ने दिया, कुशाग्र ने दिया, न्यूपुर ने दिया, पलाश ने दिया, प्रगति ने नहीं दिया था, तो गए होंगे। प्रांजल ने दिया, राशिका ने नहीं दिया शायद, वसुंधरा ने नहीं दिया, श्रेयांश ने नहीं दिया, है ना। तो ये गलत बात है भाई। और
ऑब्वियसली यहाँ पे भी आ रहा है कि इस बच्चे ने अभी तक कितने जवाब दिए हैं, चैट में कितने पॉइंट्स बोले हैं। तो श्रेयांश नाम का एक बालक है या जो भी बच्चा है, उसने चैट में एक भी पॉइंट नहीं बोला है, और आशुतोष ने एक बारी और वसुंधरा ने भी एक ही बार मैसेज भेजा, बाकी के एटलीस्ट 3, 5, 12, 17। हाँ भैया श्रेयांश, बेटा श्रेयांश आप हैं नहीं है ये पता लग जाए, यही बहुत है हमारे लिए। श्रेयांश आपका माइक दिख रहा है, अनम्यूट होके बताएं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। मिस्टर श्रेयांश भैया टाइप क्यों नहीं कर रहे थे अभी? वेरी गुड। चलो लौट के आते हैं। तो पहले हमारे ये 5 हो गए हैं। छठा लॉ, ये अगर आपकी इच्छा है समझिए, नहीं इच्छा तो आप छोड़ भी सकते हैं, बिकॉज ये एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, बस कभी कभी टीचर्स पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैं आपको एक हिंट दे दे रहा हूँ, थोड़ा समझा दे रहा हूँ। इसका नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, ये लॉ दिया है रिचर नाम के साइंटिस्ट ने, रिचर या रिचर जो भी है इन्होंने दिया है। ये लॉ क्या कहता है बेटा? थोड़ा सा सोचने वाला लॉ है लिटरली। इसमें 3 एलिमेंट है, मान लीजिए कोई भी 3 एलिमेंट मान लेते हैं। कार्बन हाइड्रोजन से भी रिएक्ट करता है, कार्बन ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है। तो ये लॉ एक तरीके से लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है, और जिसे जितनी जल्दी समझ में आया उसका आईक्यू लेवल उतना ज्यादा है। मतलब मैं वर्ड बहुत सिंपल करके बोलूंगा, बस ये कैप्चर करना है कि आईक्यू लेवल कैसे पता चलता है हमें। इसमें ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब पहली चीज दूसरी से कनेक्ट होगी, फिर दूसरी को पहली से दोबारा कनेक्ट करना होगा, तो वो कौन कितनी जल्दी पकड़ता है वो है। तो यहाँ 3 एलिमेंट है, एक है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन और हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया, मीथेन गैस बन गई। इसमें कार्बन के 12 ग्राम है और हाइड्रोजन के 4 ग्राम है। कार्बन के 12 है और हाइड्रोजन के 4। यहां तक कोई डाउट नहीं। कार्बन और हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया, कार्बन के 12 ग्राम और हाइड्रोजन के 4 ग्राम रिएक्ट करके मीथेन बना। अब कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, लेट सपोज कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये भी 12 ग्राम है और ये 32 ग्राम है। कार्बन और ऑक्सीजन ने जब रिएक्ट किया तो कार्बन के 12 और ऑक्सीजन के 32 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन से 4 ग्राम हाइड्रोजन और 12 ग्राम कार्बन से ही 32 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करें। कार्बन दोनों में बराबर है, तो अगर हम कार्बन को इलिमिनेट करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो आपस में रेशियो आ रहा है अभी, क्योंकि कार्बन इक्वल था, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो आ रहा है वो 4:32 आ रहा है। देयरफॉर इसे कह सकते हैं 1:8 आ रहा है। 4:32 इज 1:8। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अभी एक और पॉइंट बचा है, मैंने कहा था ना ये कॉम्प्लेक्स है, दो बारी को रिलेट करना है। पहले यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्या क्लियर है कि कार्बन और हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया, कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया। हाँ अभी एक मिनट रुक जाओ, बता रहा हूँ लॉजिक क्या है। तो कार्बन के 12 ग्राम थे, हाइड्रोजन के 4, कार्बन के 12 और हाइड्रोजन के 32, तो गारंटेड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में 1:8 में रिएक्ट करने चाहिए किया। इसे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अभी तक का जो है पहले उसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। बेटा व्हाट इज इक्विवेलेंस? इक्विवेलेंस क्या होता है? सपोज एक पहले जनरल एग्जांपल से सपोज करते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे हमने इक्विवेलेंस चीजें बना रखी हैं पैसे को, हम पैसे से इक्विवेलेंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए एक पेन खरीद के लाते हैं, आपका एक पेन सपोज कोई एक अमाउंट का है, वो आपका एक पेन लेट सपोज 2 लाख रुपए का आता है। आपने 2 लाख खर्च किए और एक कोई पेन लिया, वॉट एवर, एक छोटा मोटा सस्ता घटिया सा पेन लिया है 2 लाख रुपए का। इज इट क्लियर? वहीं एक बच्चा पेन की जगह कोई और आर्टिकल ले आता है, लेट सपोज कॉपीज ला रहा है, डायरी ला रहा है, तो वो डायरी ला रहा है। ये जो डायरी है ये 2 लाख की जब खरीदता है तो लेट सपोज 2 लाख में 5 डायरीज आ रही, 2 लाख में डायरीज कितनी आ रही? 5। और पेन कितने आ रहा है? 1।
सपोज, ठीक है। तो 2 लाख में एक पेन, 2 लाख में 5 डायरी। अगर जिस बच्चे का पेन था, या ए नाम के बच्चे का पेन है, ए नाम के स्टूडेंट का पेन है और बी नाम के स्टूडेंट की डायरी है, अगर ये बी नाम का स्टूडेंट ए नाम के स्टूडेंट से लड़ लेता है, उसका पेन तोड़ देता है, तोड़ ताड़ के फेंक देता है, तो कंपनसेशन में इसे कितनी डायरियां इसे देनी पड़ेगी? कंपनसेशन। भाई पेन तो तोड़ दिया, 2 लाख का नुकसान कर दिया। तो इक्विवेलेंसी क्या कहती है? एक पेन और 5 डायरी एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो अगर एक पेन का नुकसान करोगे तो 5 डायरियां देनी पड़ेगी। तो ये है थ्योरी कि ये जब इक्वल हो गया तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए। इसकी जगह ये होगा, इसकी जगह ये, यानी एक पेन और 5 डायरी इक्विवेलेंट। तो बी नाम के लड़के ने ए नाम के बच्चे का पेन तोड़ दिया था। अब ए को गुस्सा आया, उसने कहा कंपनसेट कर। तो उसे कितनी डायरियां छीननी है? लड़ाई है ना, कितनी बड़ी, कितनी डायरियां छीननी है? 5। लेकिन ये है गुस्से में ज्यादा, अरे तेरी ऐसी हम कैसी, 5 नहीं 10 छीनूंगा मैं, तो फिर 10 डायरी लूंगा। 10 भी ले सकता है, 20 भी ले सकता है। समझ में आ रहा है? अब क्या समझना है? अब ये समझना है, लौट के आओ और पूरा एग्जाम्पल यहां लगा देना, पूरा एग्जाम्पल। ये वो पैसे हैं जिससे इक्विवेलेंस आ रही है, ये वो पेन है, ये वो डायरिया हैं, और जब पैसे इक्विवेलेंट हो गए तो एक पेन कितनी डायरियों की इक्विवेलेंट आ गया। लेकिन ये तो है थ्योरी, ये तो क्या है? थ्योरी। अभी तो एक्सपेरिमेंट बाकी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अब लड़ेंगे और कंपाउंड बनाएंगे। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लड़े, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लड़े और कंपाउंड बना, तो वो कंपाउंड सपोज बन गया H2O2। ये भी होता ही है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कंबाइनिंग हुआ तो कंपाउंड क्या बन गया? H2O2 बन गया। और इस H2O2 में हाइड्रोजन 2 ग्राम है, ऑक्सीजन 32 ग्राम है। यानी अब ये रेशियो कितना आ गया? 1:3। तो थियोरिटिकल रेशियो क्या था? 1:8। एक्सपेरिमेंटल रेशियो क्या आया? 1:16। और इन दोनों का फिर रेशियो निकालना है, 1:8 1:8 डिवाइडेड बाई 1:16। इसे ऐसे लिखेंगे ना, 1/8 16/1, और ये आंसर आया 2:1। तो ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसमें रेशियो 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 3 बारी, ठीक है। 3 बारी रेशियो कौन सा है? जरा ध्यान से देखिए। पहली बार ये रेशियो था, दैट इज थ्योरेटिकल रेशियो, जहां मैंने टी लिखा है। ये थ्योरेटिकल रेशियो क्या है कि कार्बन को या किसी एक एलिमेंट को जो 2 से रिएक्ट कर रहा है उसे इक्विवेलेंस में लाना है। मतलब इसका वेट इन दोनों से कितना कितना रिएक्ट कर रहा है वो फिक्स करना है। जैसे मैंने 12 ग्राम से ही यहाँ रिएक्ट कराया, 12 से ही यहाँ कराया, तो फिक्स करके हटा दिया। उस समय ये आया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो आपस में रेशियो आना चाहिए वो 1:8 आना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी आया था, तो जरूरी नहीं है वो 1:8 ही हो। 1:8 तो डेफिनेट की तरफ जा रहा है ना, और अगर 1:8 की जगह 1:16 हो गया या कुछ और हो गया तो वो मल्टीपल हो गया। तो थ्योरेटिकल ये आया रेशियो, जिसे हमने रेशियो नंबर 1 कहा, वो आ रहा है 1:8। फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया तो हमारा सेकेंड रेशियो आ गया, दैट इज 1:16। और ये लॉ कहता है फिर तीसरा रेशियो निकालो। और ये जो थर्ड रेशियो है वो क्या है? ये जो थर्ड रेशियो है वो इन दोनों रेशियो का रेशियो है। इन दोनों रेशियो का रेशियो थर्ड रेशियो है, और वो एक सिंपल होल नंबर आएगा, या तो 1:1 आ जाएगा, या फिर वही मल्टीपल की तरह 1:2, 2:3, 2:5 तक आ सकता है। बोलो क्लियर है? ठीक है बेटा, यूजुअली तो एग्जाम में ये आएगा नहीं आपके। हाँ, कंपटीशन लेवल में कभी मना नहीं करते हम, कंपटीशन में आ सकता है, लेकिन
11th स्टैंडर्ड में ना तो सीबीएसई में ना आईएससी में। क्यों? आईएससी और सीबीएसई का बेसिक सिलेबस सेम कर दिया इसलिए। तो एक बच्चे ने पूछा था एग्जाम में कैसे आएगा, फिलहाल तो नहीं आ रहा। अच्छा, सेकेंड, कंपटीशन लेवल में कभी थ्योरी लिखने को नहीं आती, तो इसकी डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं, बस खाली इसका पूरा लॉजिक समझना है, क्योंकि कंपटीशन में जब भी क्वेश्चन बनाया जाता है वो लॉजिकल बेस्ड बनाया जाता है। वो लैंग्वेज बेस्ड जब बनाएंगे 4 ऑप्शन देंगे तो इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी है, क्योंकि इसमें 3 बारी रेशियो वर्ड यूज होते हैं, एक थ्योरेटिकल रेशियो, फिर एक्सपेरिमेंटल रेशियो, फिर रेशियो ऑफ थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट। उससे पहले ऊपर थ्योरी फिर एक्सपेरिमेंट, ये रेशियो निकालना है। और वो जो रेशियो ऑफ थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट है वो ऑलमोस्ट होल नंबर रेशियो आना चाहिए, सिंपल होल नंबर 2:1, 1:2 ऐसा आना चाहिए। क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा? 11th स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन पहले आईएससी बोर्ड में बहुत आते थे, हार्टमैन, सेंट मारिया और जीपीएम के बच्चे पहले करते थे। अब वहां पे भी क्योंकि सिलेबस ये हो गया नहीं आएगा, तो वहां क्वेश्चन कैसे देते थे, वो एक एक्सपेरिमेंट देते थे। एक्सपेरिमेंट कैसे देते थे? वो कहते थे 50 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड से 10 ग्राम हाइड्रोजन और 20 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं अलग अलग, मतलब 50 ग्राम फिक्स कर दिया या उनको भी अलग अलग दे दिया। तो पहले एक थ्योरेटिकल रेशियो बनाना पड़ता है, फिर वो कहते थे कंपाउंड बना है CO2, तो एक्सपेरिमेंटल रेशियो आ गया, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का या जो भी बन रहा है उसमें एक्सपेरिमेंटल। तो वो वैल्यूज दे देते थे थ्योरी और एक्सपेरिमेंट की, तो ये रेशियोज हमें खुद डिराइव करने पड़ते थे और फिर फाइनल रेशियो बना। ठीक है, ठीक है बेटा? हाँ बेटा, प्रांजल ऐसे ही करें। चलिए, ये था हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो ऑब्वियसली कुछ बच्चों को बाउंसर मारा होगा, कुछ को, क्योंकि इसमें ना बहुत बारी IQ लेवल इसी को कहते हैं, ग्रैस्पिंग पावर यही है। हाँ, अलर्टनेस से भी है, सिग्नल्स भी हैं, सब कुछ है, तो ये नहीं कह रहा हूँ जिसे नहीं समझ में आया कि उसकी ग्रैस्पिंग कम है। मोबाइल सिग्नल है, आवाज है, ग्रैस्पिंग है, हमारी आपकी ट्यूनिंग है, मेनी फैक्टर्स आर देयर। अगर रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल समझ गए हो तो 1 टाइप कर दो, नहीं आ रहा तो 2 टाइप करो, फिर बताएंगे थोड़ा बहुत। प्रगति को आ गया इस बारी, प्रांजल को आ गया, पलाश को आ गया और खुशबू गंगवार को आया, आशुतोष कन्या को भी आता है। कुशाग्र एंड नूपुर है, इसका मतलब लास्ट टाइम भी एक बच्चे ने जवाब नहीं दिया था, दिव्यंका, वो अभी भी नहीं दे, राशिका को भी आ गया। श्रेयांश को नहीं आया। श्रेयांश बेटा अनम्यूट करके पूछिए कहाँ तक समझ में आया और कहाँ नहीं आया। दिव्यंका जग गई हैं, वेरी गुड। श्रेयांश अनम्यूट होकर पूछ लीजिए बेटा, क्या नहीं आ रहा या कहाँ तक आ गया, कहाँ टूट गया। नहीं आ रही मुझे आवाज आपकी, आप लिख के पूछिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको अभी टाइपिंग में या इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप अलग से डिस्कस कर लेंगे इसके बाद। और ऐसा भी नहीं है बच्चों कि आप इसी 1 घंटे में पूछेंगे, यहीं आप पूछेंगे। आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे अलग से मैसेज कर दीजिए, कोई अलग से हम टाइम डिस्कस कर लेंगे और उसमें हम बता भी देंगे, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। कई बार होता ना, और ये एक अच्छी अप्रोच है कि कई बार बैच में बच्चे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते सबको, उन्हें लगता है कि हाँ यार कहीं ना कहीं मुझे लैग कर रहा है, बाकी को नहीं। और लेट मे बी इनिशियल स्टेज है, आप हेजिटेट भी कर रहे होंगे मे बी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग से टाइम लीजिए। और हम कोचिंग में भी यही, जब ऑफलाइन हो जाएगी शुरू कुछ टाइम बाद, हम कोचिंग में भी यही करते हैं कि एक हमारा ऑनलाइन सेशन चलता है, दैट मीन्स उस समय का सेशन चल रहा होगा, और हम उसमें भी कहते हैं कि हाँ अगर आपको वाकई में लगता है यार डिस्कशन लंबा जा सकता है तो बेटर टू अवॉइड, उस समय अवॉइड करें और उसके बाद हम बैठ के आराम से डिस्कस कर लें, यार हमें और डीप में और ज्यादा बताइए, और कोई छोटे मोटे डाउट्स हैं तो तुरंत क्लियर कर लेते हैं। तो अब हमारे पास 6 लॉ हो चुके हैं। इन 6 लॉ में पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाले हैं। दूसरा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तीसरा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा था, आप कह सकते हैं वैसे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन था लेकिन हमने पढ़ा है इसलिए हम यहाँ लिख चुके हैं, पांचवा था गेल-सिक्स लॉ, और छठा था दैट इज एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, तो इन 6 लॉ के अब हम क्वेश्चन ट्राई करने वाले। हियर इज द शीट।
एक सेकेंड बेटा है, एक सेकेंड। क्या दिक्कत है बेटा? तो जाइए ना, अभी यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, क्लास चल रही है बाद में। चलिए बेटा, नाउ बेटा अब हम ये शीट आपके पास है ही, इसको ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सिग्निफिकेंट फिगर, लॉज, मोल कॉन्सेप्ट, इसी रेशियो में या इसी में आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये रिवीजन नोट्स हैं, एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट लिखने लायक या वैसे वाले नहीं। ये रहा मैटर के बारे में, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन है। और केमिकल में जो क्वेश्चन मेन आता है वो कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस का आता है, या एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है ना कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पहचानो, तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड की डेफिनेशन है, लिक्विड की, गैस की विद एग्जाम्पल। ऐसे ही क्लासिफिकेशन में डेफिनेशन हैं कि प्योर सब्सटेंस, मतलब क्लासिफिकेशन में आपको याद है कि केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर और मिक्सचर होते हैं। तो ये प्योर के लिए है, प्योर में एलिमेंट है उसे क्या कहते हैं, और एलिमेंट 3 तरह का है। फिर कंपाउंड किसे कहते हैं, और फिर ऑब्वियसली कंपाउंड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है। फिर ये मिक्सचर किसे कहते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। और ये रहे इसके क्वेश्चन। ये 15 क्वेश्चन दे रखते हैं, जिसमें हमें यहीं पे कर लेना है एक तरीके से कि मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ एक आध क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है ब्रास, अगर आपको दिख रहा है तो अच्छा है। ओहो सॉरी, पहला क्वेश्चन है बेटा ब्रास, एक सेकेंड है ठीक ना। अब आपको दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है। ये ब्रास क्या है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, क्या है? अरे बहुत बढ़िया, ब्रास एक एलॉय होता है और एलॉयज आर मिक्सचर। तो यहाँ मैंने लिख दिया मिक्सचर। सॉलिड लिक्विड गैस को क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है। होमोजीनियस अभी हम कह सकते हैं, जैसे गोल्ड के आप देखते हैं ऑर्नामेंट, उन सब में कॉपर मिला होता है और कहीं हमें बाहर से दिखता तो है नहीं, तो हम इसे ब्रॉडली होमोजीनियस मिक्सचर कह लेते हैं। और जब आप 12th में आएंगे तब आप आएगा, ठीक है। हाँ बेटा, ब्रास जो है मिक्सचर है कॉपर एंड जिंक का, है ना। और ब्रॉन्ज जो मिक्सचर है वो कॉपर एंड टिन का है, ठीक है। सेकंड है 22 कैरेट गोल्ड, ये भी मिक्सचर है और ये अभी हमने कहा ये सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, कॉपर और गोल्ड का मिक्सचर। बहुत बढ़िया। इथाइल अल्कोहल, तो ऑब्वियसली C2H5OH वेल नोन कंपाउंड, एक अच्छी तरीके से हम जानते हैं ये कौन सा कंपाउंड है, इथाइल अल्कोहल। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि ये कार्बन का कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक इसलिए कह दिया कि कार्बन का इसमें है या लिविंग बीइंग से होता है हमें एक्सट्रैक्ट। तो ये एक कंपाउंड है और कंपाउंड में भी कौन सा है, ऑर्गेनिक। तो ऐसे ही बेटा आपको फोर्थ बताना है कि ये रूबिडियम ये क्या है। रूबिडियम जो होता है, आई होप तो सभी को पता हो, ये सॉलिड है, ये एक प्योर सब्सटेंस में आएगा, प्योर में एलिमेंट में आएगा और एलिमेंट में भी मेटल्स में आएगा। तो अगर हम रूबिडियम को कहें तो ये एलिमेंट में आता है, बड़ा क्लासिफिकेशन ये है। एंड ऑब्वियसली ऑक्सीजन भी एलिमेंट में आएगा लेकिन ये नॉन मेटल में आएगा। चलिए अब बताइए आप, क्योंकि मैंने पहले 5 बता दिए हैं, अब अगले 5 आपसे उम्मीद कर रहे हैं। 6 मार्बल किसमें आएगा? बेटा प्रगति, ठीक है, वेरी गुड सम्यक, वेरी गुड श्रेयांश, वेरी गुड राशिका। अब ये लोग समझ चुके हैं। बेसिकली मार्बल जो होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये कंपाउंड होता है और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और ये धीरे धीरे आप पढ़ेंगे कि जरूरी नहीं है कार्बन है तो हर चीज ऑर्गेनिक हो जाए। तो यहाँ कार्बन है लेकिन वो कार्बोनेट के रूप में है और कार्बोनेट आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये कंपाउंड में आएगा और कंपाउंड में भी इनऑर्गेनिक में आएगा बच्चों। नेक्स्ट बताइए बेटा, कॉमन सॉल्ट किस में आएगा? आप लिख के टाइप करके बताएं। कॉमन सॉल्ट, वेरी गुड। कॉमन सॉल्ट NaCl को कहते हैं। अरे बेटा श्रेयांश, NaCl को कहते हैं। अरे बेटा पलाश, NaCl, NaCl एक कंपाउंड है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये NaCl को कहते हैं नमक है, नमक शमक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट इज शुगर। शुगर का है में शुगर, शुगर
ये लोग बोलते हैं ना सा को श बोलते हैं, तो वो शुगर नहीं बोल पाते, सुगर बोलते, सुगर। शुगर किस में आएगी? कंपाउंड। ये भैया प्रांजल तुम्हें का हो गया है, तुम मिक्सचर बता रहे हो, बस शुगर को तुमने नमक से मिला दिए का? तो शुगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वेरी गुड, क्योंकि शुगर का फॉर्मूला है C6H12O6, और अगर C6H12O6 है तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जनरल शुगर हम गन्ने से, शुगर केन से लेते हैं, वैसे खजूर से और बाकी भी चीजों से शुगर बनती है। जनरली हम शुगर केन से लेते हैं। दैट इज अवर 8th। 9th इज वेरी गुड वन, आयोडाइज्ड सॉल्ट। ये किसमें आए? आयोडाइज्ड सॉल्ट। पहला था कॉमन सॉल्ट, ये है आयोडाइज। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि आयोडाइज सॉल्ट जो हम यूजुअली खाने में यूज करते हैं, या पहाड़ में कई जगह लोग नहीं यूज करते, तो उनके में ग्वाइटर हो जाता है, गला बढ़ जाता है। वो आयोडीन की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से बढ़ता है, और हम अपने खाने में यूजुअली या नमक में आयोडीन मिला हुआ लेते हैं। तो नमक तो NaCl है, आयोडीन उसके अंदर डाला है, रिएक्ट तो कर नहीं रहे, तो ये मिक्सचर है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एसिटिक एसिड। तो बेसिकली अगर आपको पता है, अरे बहुत बढ़िया, फॉर्मूला भी पता है इन लोगों को, तो CH3COH, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएगा। वेरी नाइस। तो ये CH3COH है, सारे ही बच्चे इसका आंसर दे चुके हैं ऑलमोस्ट। वेरी नाइस। टैप वाटर ये बड़ा ट्रिकी वन है। टैप वाटर ऑब्वियसली, ठीक है। अब बेसिकली अरे वेरी गुड, अच्छे आंसर दे रहे हैं आप, ठीक है। देखो मुझे क्या क्या आंसर मिले हैं। एक आंसर मुझे मिला है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कह रहा है, इसके घर का टैप वाटर बहुत ही गंदा आता है। इतना गंदा आता है कि ये आसानी से पहचान लेता है, मिट्टी भी आ रही है, डस्ट पार्टिकल, सैंड, मड दिख रहा है, इसलिए ये कह रहा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कुछ बच्चों ने कहा है प्योर कंपाउंड। मतलब ये फिलहाल ज्यादा अच्छा आंसर नहीं मानता मैं, क्योंकि टैप वाटर जो आएगा हमारे पास, वो ऑब्वियसली डी मिनरल वाटर तो नहीं होगा। वो मिनरल, मतलब टैप वाटर के अंदर मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल्स होते हैं, तो होमोजीनियस मिक्सचर इज बेटर आंसर। क्योंकि हमें पानी से सिर्फ H2O नहीं मिलता, बहुत सारे मिनरल डिजोल्व फॉर्म में वाटर में होते हैं, वो हमें बॉडी को उसी से मिलते हैं। और टैप वाटर ऑब्वियसली कोई डिस्टिल वाटर थोड़ी प्योर कंपाउंड कह दें, ठीक है। ये मत कहना हमारे घर में पानी बहुत साफ आता है, हम तो भैया आता भी है तो भी ऑक्सीजन तो डिजोल्व होगी। तो मिक्सचर तो किसके रेस्पेक्ट में है ये बताना होता है, ऑक्सीजन तो उसमें डिजोल्व है ना, तो मिक्सचर तब भी है वो। तो इसीलिए इसे होमोजीनियस मिक्सचर कहना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी ये एक तरीके से क्वेश्चन जो है डिपेंड करेगा आपके टैप वाटर पे, आपके यहाँ कितना गंदा पानी आ रहा है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वाले कह रहे हैं कि फंस गए हम। चलिए अगला है यूरिया। नेक्स्ट इज यूरिया, जल्दी बताइए। अरे बहुत बढ़िया। यूरिया बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और पहला ऑर्गेनिक नहीं बेटा, यूरिया मिक्सचर नहीं है बच्चे, और समय इनऑर्गेनिक नहीं है, राशि का मिक्सचर नहीं। यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में बनता, सबसे पहला बेटा ऑर्गेनिक वर्ड आया ऑर्गन से, मतलब वो कंपाउंड जो ऑर्गन, मतलब लिविंग बीइंग बनाते हैं, उन्हें ऑर्गेनिक कहते हैं। तो लैब में बनते ही नहीं थे। सबसे पहला कंपाउंड लैब में लवोइशर, जिसे सॉरी वोलर, वोलर ने सबसे पहले अमोनियम साइनेट को लैब में गर्म करके यूरिया बनाया, जो उस जमाने तक यूरिन से आइसोलेट किया जाता था, तो इसीलिए वर्ड यूरिया दिया था कि ये यूरिन से मिलता था। लेकिन वोलर ने कहा ये जो तुम यूरिन से आइसोलेट करते हो नाइट्रोजनस कंपाउंड, जो प्लांट में फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है, ये जरूरी नहीं है यूरिन से आइसोलेट किया जाए, मतलब किडनी फिल्टर करे या लीवर बनाए, किडनी और लीवर की जरूरत नहीं है, ये मैं लैब में बना के दिखा दूंगा। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन लैब, या कन्वर्ट हुआ था वैसे तो ये इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब वाज यूरिया प्रिपेयर्ड बाय वोलर। तो इसमें एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जन्म दिया था, दैट इज वोलर, WHOLER। नेक्स्ट इज वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का है भाई, वेरी गुड बेटा। वाशिंग सोडा एक कंपाउंड है, मिक्सचर क्यों है? मिक्सचर तो तब होता है इसके अंदर कुछ मिलाते ना, ये पूरा कंपाउंड
वॉशिंग सोडा आपने शायद 10th में पढ़ा है, Na2CO3.10H2O कहते हैं, और बेकिंग सोडा Na2CO3 NaHCO3 को कहते हैं ना। तो बेसिकली हम ये मान के चलेंगे वॉशिंग सोडा यहाँ कहने का मतलब Na2CO3 10H2O है, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट इज जर्मेनियम। बताओ बच्चों, व्हाट इज जर्मेनियम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन बेटा पलाश, ये एलिमेंट में मेटलॉइड है। तीन थे ना, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। मेटल नहीं है। सिलिकॉन और जर्मेनियम में मतलब 6 हैं वैसे 2, लेकिन सबसे कॉमन एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक होते हैं, जिसे मेटलॉइड कहना है। तो ये एलिमेंट है और ये मेटलॉइड। नेक्स्ट एंड लास्ट, स्मोक। वेरी गुड। अब स्मोक को क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर या हेट्रोजीनियस? वेरी गुड। जनरली इसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। बेटा स्मोक ना बेसिकली डस्ट पार्टिकल इन एयर भी होती है, और वो इजिली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। भले अभी नहीं दिख रहे होंगे आपको, लेकिन अभी यहाँ एक सन रे छोड़ दी जाए और वो जब रे आगे स्कैटर होगी तो उसके अंदर पार्टिकल मूव करते हुए दिखेंगे। और अगर पार्टिकल मूव कर रहे हैं दैट मीन्स अलग से दिख रहे हैं, तो हम उसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहना चाहेंगे। यूजुअली कार का इमिशन जो होता है, पेट्रोल जब जलता है या डीजल जलता है, तो जो इमिशन होता है ना, दैट इज एग्जॉस्ट पाइप से जो निकलती गैसेस हैं, वो स्मोक एलिमिनेट कर रही हैं। तो बेसिकली हम उसको कह देते हैं कि जो बाइक के साइलेंसर वाइलेंसर से या फैक्ट्री के आउटलेट में ऊपर जो निकल रहा है स्मोक, तो उसमें कार्बन एक्सेस में दिख जाता है, अलग से दिख जाता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यस, बिल्कुल सही बेटा। प्रगति का आंसर ज्यादा अच्छा है। इट इज अ कोलॉइड फॉर्म, लेकिन अभी हमने कोलॉइड नहीं बताए हैं। ओके। एक बच्चे ने कुछ सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में कुछ लिखा था, वो निकल गया, मैं देख नहीं पाया तब तक, मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा था। दोबारा भेज दे बेटा। सिग्निफिकेंट फिगर हमने पढ़ा दी है, अगर किसी ने दोबारा पढ़नी हो तो फिर से मैसेज भेजिएगा। इस 5 या 6 पॉइंट या रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर के। ये क्वेश्चन है राउंडिंग ऑफ के बाद, ठीक है। इसमें एक आध शब्द करेक्शन था, एक लास्ट के बच्चे ने कहा था, मैंने एज इट इज भेज दिया। अभी टाइप है नहीं, इसलिए बेटा इसमें जरा ध्यान से देखिए। जैसे ये 3rd क्वेश्चन है, नीचे आंसर लिखा है, 4th क्वेश्चन है, आंसर लिखा है, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए है। फिर ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का है, और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। ये 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, और आंसर शायद सबसे लास्ट पेज पे भी मिल गए हैं, ठीक है। ओके। और कन्वर्ट इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 32.3 हो जाएगा बेटा आंसर, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन नंबर 7, द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0240। 7th का आंसर एक बच्चे ने बताया है मुझे, एक क्या सभी ने बता दिया है। वेरी गुड। 7th का आंसर बी है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत बढ़िया बेटा। ऑब्जेक्टिव पेपर में थोड़ा ऐसे चलना है, ऑप्शन बताना है। और पता है ये क्या मिस्टेक होती है, आप कोशिश करिएगा शुरू से ये मिस्टेक ना हो। जैसे मैंने यहाँ कराया ना, आंसर 3 है, लेकिन वो किस नंबर पे रखा है, 2nd नंबर यानी बी पे रखा है। जब हम आंसर शीट को सर्कल कर रहे होते हैं, ऐसे क्वेश्चन में जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है। हमने 3 देखा, वहां सी को डार्क कर देते हैं, ये गलती ना हो, ये सिली मिस्टेक्स होती हैं। बी आंसर अब हमें बोलना है, 3 पे फोकस करना था, लेकिन 3 कहाँ लिखा था, बी पे लिखा था, बी आंसर में सर्कल करना। चलिए नेक्स्ट, अगला है क्वेश्चन नंबर 8। बताइए आंसर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब बच्चे समझ चुके हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप एबीसी में बोलें, ना कि एग्जैक्ट आंसर भी। तो यहाँ आंसर सी है, ठीक है। दिस इज गुड। 9th, विच ऑफ फॉलोइंग हैज, अच्छा 9th में थोड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। एक बच्चे ने बी कह दिया है, बाकी सबने डी कहा है। आई गो विद डी, ठीक है। वेरी गुड। 9th का डी। 3 सिग्निफिकेंट फिगर पूछी थी, यहां से काउंटिंग शुरू होगी, ये 3 हो गए। 10th, विच ऑफ फॉलोइंग नंबर कैन नॉट हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 5 नहीं, ठीक है। वेरी गुड बेटा। यहाँ 5 हैं, यहाँ 5 हैं, यहाँ 5 हैं, यहाँ 4 है, ये आंसर होगा। आपको सिग्निफिकेंट फिगर किसमें 5 नहीं है ये बताना था, इसलिए ये है। और ये हम
क्लास डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए। ये रही आज की क्लास की मेन पॉइंट। ये रहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, इसका और क्या नाम है, और बेसिकली कहना क्या चाहता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, साइंटिस्ट के नाम नहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये डेफिनेट है। फिर ये मल्टीपल प्रोपोर्शन है, फिर ये गेल-लुसेक्स लॉ, और ये रहा एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, ये टेबल बीच में आ गई, इसका मतलब आगे की है। और ये रहे हमारे क्वेश्चन। ठीक है बेटा, एवोगैड्रो का मतलब होता है 6.02 इंटू 10⁻23। मैंने आपको कई बार कहा है, समय क्या और बच्चे भी, कि किसी चीज में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है ये डिपेंड करेगा एग्जामिनर के क्वेश्चन पे। अगर आप मुझे एवोगैड्रो लॉ की वैल्यू कहाँ तक ले रहे हो वो बताओ, तो मैं कह सकता हूँ भैया इतनी सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एवोगैड्रो नंबर कोई बच्चा कुछ लिखेगा ना, कोई ना कोई तो नंबर लिखेगा ही ना। ये नंबर किसी ने लिख के मुझे दिया, तो मैं इसे छोड़ दूंगा, इसमें गिनूंगा, इसमें 4 सिग्निफिकेंट है, और एनसीईआरटी में वैल्यू दे रखी है आगे तक की, मतलब 6.022001 समथिंग, बहुत लंबी वैल्यू दे रखी है। जहां तक उसने वैल्यू दे रखी है वहां तक हम काउंट करेंगे, जहां वैल्यू देना बंद कर दी काउंट करना बंद कर देंगे। तो दिस इज बेसिकली लॉस के क्वेश्चन। अब बेटा हमें अगली क्लास में ये वाली शीट करनी है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, 2, और इसके बाद ये 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18 तक क्वेश्चन है। शायद पेज नंबर 13 पे इस सबके आंसर हो, 12 पे सॉरी 13 फिर क्वेश्चन है, शायद आंसर हो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के आंसर हैं। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन के आंसर देने होंगे शायद दिए हैं, लेकिन ज्यादा आंसर नहीं दिए सॉरी। तो यहाँ पे आंसर है 7 का है, 8 का है, 9 का है, 10 का है, 10 तक आंसर दे रखते हैं। बाकी हो सकता है प्रूफ करने वाले हो या निकालने हो। हाँ, तो जहां तक तूने 0 लगाया गिन ले यार, डिजिट कितनी है, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहा है। ओके, बताइए बेटा, कल हम ये 18 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और फिर ये आपके सामने जो आज शीट खोल के दिखाई है मैंने, ये हम इस शीट को भी थोड़ा बहुत फॉलो ही कर लेते हैं। जैसे ये हमारा पेज नंबर 6 था, ये मैंने आपसे कहा है ये आपका होमवर्क है। और फिर ये जो पेज नंबर 7 है, ये फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली यहाँ से हमें सिर्फ क्वेश्चन उठाने हैं और कुछ नहीं। ठीक है, और एक शीट मैंने आपको और दे ही रखी है ऑलरेडी, दैट इज कंप्लीट पैकेज वाली। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन करेंगे। कल का होमवर्क आपका ये है, दैट इज इनके सारे क्वेश्चन। फिर हम अगली हेडिंग मूल कंसेप्ट पे आए। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है जल्दी पूछिए। टुमारो इज संडे, ऑब्वियसली ऑफ है, टुमारो संडे ऑफ है। कोई डाउट है कुछ पूछ लीजिए। टेस्ट लायक अभी आपका हुआ नहीं, तो अभी हम आपके टेस्ट शुरू करेंगे, नेक्स्ट संडे से कर लेंगे। इस संडे 12th का है वैसे। और बोलिए। ओके, हैव ए नाइस टाइम, बाय। थैंक यू सर। यू आर वेलकम।